2029 వరకు నరేంద్ర మోదీనే ప్రధానిగా ఉంటారని ఆ తర్వాత కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ మోదీ నేతృత్వంలోనే ఎన్నికలకు వెళుతుందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. ఏఎన్ఐకి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన అమిత్ షా ఉమ్మడి పౌరస్మృతి, ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నికలను అమలు చేస్తామన్నారు. భారత్లో ఎప్పటికీ నియంతృత్వం రాబోదని స్పష్టం చేశారు. పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ను భారత్లో విలీనం చేయడానికి భాజపా కట్టుబడి ఉందని, 130 కోట్ల జనాభా కలిగిన అణుశక్తి భారత్ ఎవరికీ భయపడబోదని తేల్చి చెప్పారు. ఇండి కూటమి గెలిస్తే తాను ఇక జైలుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ చెప్పడం కోర్టు ధిక్కరణ కిందకే వస్తుందని అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు. उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं. उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है. पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं. देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता. अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए. काहे को ये सब में उलझाती है. पर वो है ना 20 दिन और बाहर हैं. उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है. वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी. देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है. इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती. अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है. आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है. काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है. केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने कैमरा लगाए हुए थे, पीएमओ तक में कैमरा का एक फीड जा रहा था, वो सब देख रहे थे कि ये केजरीवाल जी टूटते हैं कि नहीं, और वो कह रहे हैं कि मैं टूटा नहीं हूं और वो बीजेपी मेरे से इतना डरती है. तिहाड़ में. तिहाड़ उनके पास है, हमारे पास नहीं है. ये कंटिन्यूअसली झूठ बोलते हैं. जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथ में, केजरीवाल जी के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं है. पर वो मतलब दिन में कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से, और उन्होंने इंडिया अलायंस का नैरेटिव कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोदी की गारंटी नहीं, वो अमित शाह जी की गारंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे. चलिए, आप इतने सीरियसली ले रहे हैं. वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में. इतना सीरियसली मत लीजिए. सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं और वो गारंटी दे रहे हैं पूरे देश का मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा. अरे भैया, तुम 22 ही सीट लड़ रहे, तेरी सरकार कहां से बनेगी? हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे. और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे. और केजरीवाल, आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है. 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे. जो 400 पार का जो नारा था, पर ऑपोजिशन ने तो कहा था कि आप रिजर्वेशन हटाने के लिए कर रहे हैं, आप मुसलमानों के हक को छीनने की बात कर रहे हैं, उनका जो रिजर्वेशन है उसे हटाने के लिए कर रहे हैं. ये बात ग्राउंड लेवल तक जा चुकी थी. मगर हमने देश की जनता के सामने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि अगर हमारा उद्देश्य आरक्षण हटाना होता तो 10 साल से हमारे पास बहुमत था. इस देश की जनता ने ही दिया था, हमने तो वो नहीं किया. और जहां तक मुसलमानों के आरक्षण का सवाल है, मैं आज भी फर्म हूं कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए. ये संविधान की स्कीम नहीं है, संविधान इससे सहमत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने. लेकिन हिमंता जी ने कहा कि 400 पार का नारा जो है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी हटाकर विश्वनाथ मंदिर, और पीओके को पूर्ण तरह भारत के साथ जोड़ने के लिए, इसलिए 400 का नारा. पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट. पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है. इसको कोई झुठला नहीं सकता. ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए. मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की
आबादी वाला, जनसंख्या वाला, एटॉमिक पावर भारत क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए, इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते। पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं। वहां मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, वो उनका विषय है, परंतु पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, क्योंकि पूरे कश्मीर का मर्जर भारतीय संघ के साथ हुआ है। वो अधिकार को कैसे लेना, वो भारत का सवाल है। और हिमंता जी ने जो कहा था कि ज्ञानवापी की जगह विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि, ये भी 400 का नंबर जो है टारगेट, उसके लिए देखिए वो दोनों केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। कई सारे मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं आने देंगे हम यूसीसी, जैसे कि स्टालिन है या फिर ममता जी हैं। यूसीसी अभी एजेंडा में है या नहीं है? बीजेपी निश्चित रूप से हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है, यूसीसी हम लाएंगे। 370 के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे, सीए के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे। अब ये सब वास्तविकता बन चुका है, जनता ही निर्णय करती है, और इसीलिए हम चुनाव के पहले कह रहे हैं, कोई गोपनीय बात नहीं है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेष के कानूनों को, पर्सनल लॉ को नहीं आने। दक्षिण में आपने कहा था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी बीजेपी, और विपक्ष कहता है दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ। देखिए मैं अपने बयान पर कायम हूं। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ये 5 राज्य मिलकर जितनी सीटें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर बाहर आएगा इस चुनाव में। गांधी परिवार जो है वो अमेठी में नहीं लड़ा, रायबरेली में लड़ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है, मगर राहुल गांधी जी ने वायनाड से वोटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं। ये हाइड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है लोकतांत्रिक दृष्टि से। तो भी वो कर सकते हैं, परंतु मुझे ठीक नहीं लगता। वायनाड की जनता को कहना चाहिए कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं, आप आपका फैसला करिएगा, इसमें क्या आपत्ति हो सकती। वायनाड का चुनाव पैक होने के बाद जब पोस्ट पोल सर्वे की जानकारी में खतरा दिखता है और फिर आप रायबरेली आते हो, तो मैं मानता हूं वायनाड के मतदाताओं के साथ अच्छा नहीं। अमित शाह जी, इलेक्शन इंटरफेरेंस पे मैं एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि बहुत से जो अखबार हैं, विदेश के अखबार, उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं कि अगर बहुत ज्यादा नंबर आते हैं बीजेपी के तो ऑटोक्रेसी की तरफ जाएगा, और ये एक सीरीज है। देखिए विदेश के मित्रों ने हमारी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा देश इनफ मैच्योर है, हमारे मतदाता इनफ मैच्योर है। इस देश ने कई सत्ता परिवर्तन, खून का कतरा बहाए बगैर करे, बड़े बड़े फैसले लिए हमने, हमारे देश की जनता ने, और सभी राजनीतिक दलों ने इसका सम्मान किया है। ऑटोक्रेसी इस देश में आ ही नहीं सकती। सत्ता का संतुलन हमारे संविधान ने इतने सुंदर तरीके से किया है कि ऑटोक्रेसी आ ही नहीं सकती। बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा के ऊपर भी फिर से चर्चा शुरू हो गई है, ऑपोजिशन है पूरा उठा रही है। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन अगर वो देखते तो ये न बोलते। ये लोग इतने छोटे मन के हो गए। मुझे बताइए स्मिता जी, इतने बम धमाके 10 साल में हुए सोनिया मनमोहन सरकार में, एक का भी कॉन्क्रीट जवाब दिया गया क्या? सिर्फ 26/11 नहीं, ब्लास्ट के सीरीज ऑफ ब्लास्ट, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, क्या किया आपने? विरोध भी नहीं किया माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस कर मारा, और वो छोड़ दीजिए, धारा 370 जाने के बाद कश्मीर की स्थिति को पूरा परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 33 साल के बाद 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज कश्मीर में जा रहा है, और इसके साथ साथ हमने कठोर कदम उठाए, और इसका नतीजा है कि जो लोग भारत के संविधान को मानते नहीं थे, 2 दिन पहले चुनाव में सबने वोट किया है। और फारूक अब्दुल्ला साहब को संज्ञान होना चाहिए कि आपके शासन में वहां 8%, 10%, 13% वोटिंग होती थी, कल 40% तक, 36% तक। बार कश्मीरी पंडित 35% से ज्यादा वोट डाले हैं